कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन पे गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। कहते हैं कि दुनिया में कामयाब होने के लिए आपके अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए, एक आपका शौक जी, दूसरी मजबूरी। आज मैं और साजिद नसीम भट्ट साहब एक नए टॉपिक के साथ, हमारा प्लान तो कुछ और था, किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी थी हम लोगों ने। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे धर्मेंद्र साहब की लाइफ के ऊपर, उनकी एक्टिंग के ऊपर, उनके गानों के ऊपर। तो भट्ट साहब भी उनके बड़े चाहने वाले हैं और मैं भी धर्मेंद्र साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो इसलिए तो हमारा टॉपिक जो है वो धर्मेंद्र साहब के ऊपर है। जी भट्ट साहब, आप ये बताएं कि उनकी इब्तिदा कैसे हुई? वो अदाकारी में कैसे मतलब कि उन्होंने दाखिला लिया, स्टूडियो कैसे आए और क्या उनके प्रोजेक्ट से कैसे उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की? क्या-क्या वजूहात हैं वो बताएं आप? भट्ट साहब देखें, ज़िंदगी के अंदर जब भी आप लोग ये काम करना होता है ना, किसी भी शोबे में आप काम करते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, एक्टर बनते हैं, आर्टिस्ट बनते हैं, तो आपको एक लगन होती है, एक शौक होता है। कहते हैं कि दुनिया में कामयाब होने के लिए आपके अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए, एक आपका शौक जी। दूसरी मजबूरी। ये दो चीज़ें जो हैं आपको सक्सेसफुल बनाती हैं, मजबूरी और शौक। मजबूरी और शौक। धर्मेंद्र साहब जो थे वो बहुत बड़े फ़ैन थे दिलीप कुमार साहब के। अच्छा। दिलीप साहब की जब फिल्म उन्होंने देखी तो उनके दिल में चाह पैदा हुई कि वो भी इसी तरीके से परफॉर्म करें, फिल्मों के अंदर हीरो आएँ। तो एक्चुअली उनकी जो इंस्पिरेशन थी वो दिलीप कुमार। आइडिया जो दिलीप हाँ, कुमार से लिया। हाँ, एक्चुअली वो एक गाँव के रहने वाले थे। अच्छा। वो अपने आप को खुद कहते थे, मैं एक जाट आदमी हूँ, मैं कोई शहरी आदमी नहीं हूँ। ठीक। मतलब जाट आदमी मतलब मैं एक पेंडू आदमी हूँ, पंजाबी, ठीक है, और गाँव से वो आए थे। स्ट्रगल उन्होंने स्टार्ट की और उसके बाद फिर वो चल सो चल, उनको डेफ़िनेटली जब आप स्ट्रगल करते हैं, नियत से काम करते हैं, तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है। तो वो आए और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। आपको ये धर्मेंद्र साहब क्यों पसंद थे? उनकी एक्टिंग पसंद थी, उनकी शख्सियत पसंद थी, उनका एक लहजा जो था बोलने का वो पसंद था। आप बस अब देखें, अब जो एक्टिंग है ना, एक्टिंग की जो फ़ील्ड है, वो जी। जो आर्ट है, उसकी तो कोई बाउंड्री नहीं है ना। बहुत। हर फनकार आता है, अपने तरीके से परफॉर्म करता है। जी। कोई रियलिस्टिक एक्टिंग परफॉर्म करता है जी। और कोई साइंटिफिक एक्टिंग करता है। साइंटिफिक। ठीक। अच्छा, एक मैथ की एक्टिंग भी है, अच्छा, मैथ, साइंटिफिक, रियलिस्टिक एक्टिंग, रियलिस्ट, साइंटिफिक एक्टिंग और मैथ एक्टिंग, मैथमेटिक की एक्टिंग। मैथमेटिक्स। ठीक है, ये तीन डायमेंशंस हैं एक्टिंग की। अब धर्मेंद्र साहब जो थे ना भट्ट साहब, वो थे रियलिस्टिक एक्टर। अच्छा। वो ना साइंटिफिक एक्टिंग करते थे, ना मैथमेटिक्स एक्टिंग करते थे, वो रियल एक्टिंग करते थे। क्योंकि धर्मेंद्र साहब मुझे इसलिए पसंद थे कि वो एक सिंपल आदमी थे। वो जो थे वो नज़र आते थे, जैसे वो ऑफ कैमरा नज़र आते थे ना, वैसे ही वो ऑन कैमरा नज़र आते थे। उनके अंदर भी बनावट नहीं थी। उनका जो एक्टिंग करने का स्टाइल था, जो अंदाज़ था, आप उनकी मूवीज़ उठा के देखें। उनकी एक मूवी थी भट्ट साहब, उसका नाम था आई थिंक चुपके चुपके। चुपके चुप। उनकी शुरू के डेज़ की वो मूवी है। जी। उसके अंदर भट्ट साहब आप उस फ़िल्म को उठाएँ, उसके अंदर धर्मेंद्र साहब ने कॉमेडी भी की है, सीरियस भी है, लव स्टोरी भी है। उसके अंदर आप परफ़ॉर्मेंस चेक करें आप उनकी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाक़या है, मैं आपको बताता हूँ। बताएँ आप। अभी धर्मेंद्र साहब को ना कोई 35-40 साल के बाद ना अवार्ड भी मिला। अच्छा। तो जब वो स्टेज के ऊपर आए ना अवार्ड लेने के लिए, हुँ। तो आके उन्होंने कहा कि मैं ना हर साल, जब मैंने इंडस्ट्री में आया ना, जब मैंने फ़िल्म करनी शुरू की, तो हर साल मैं एक नया पैंट कोट सिलवाता था। अच्छा। तो ताकि हर साल बाद अवार्ड आएगा, तो मुझे अवार्ड मिलेगा और मैं ये नया पैंट कोट पहन के स्टेज पे जाऊँगा और अवार्ड लूँगा। कहते 35-40 साल मैं नए पैंट कोट सिलवाता रहा, लेकिन मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला और वो मैं जो भी नए पैंट कोट सिलवाता था, वो मैं नहीं पहन सका। अच्छा। देखिए भट्ट साहब, इसकी सच्चाई चेक करें ना उस बंदे की। 35 ईयर्स या 40 ईयर्स के बाद आई थिंक उनको अवार्ड मिला और वो स्टेज के ऊपर आए। उन्होंने स्टेज के ऊपर आके जुमले कहे। और देखिए, जो बड़े लोग होते हैं ना भट्ट साहब, अभी। वो गिले शिकवे नहीं करते, वो क्रिटिसाइज़ नहीं करते, वो किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। उन्होंने उस पूरी ज्यूरी की रिस्पेक्ट भी रखी। हालाँकि जितना वो सीनियर आदमी था, वो आके ये भी कह सकता था कि जिस वक़्त मुझे अवार्ड की ज़रूरत थी, उस वक़्त तो आप लोगों ने मुझे दिया नहीं। अब जब मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ कि जब मुझे ये अवार्ड्स वगैरह मेरे लिए मैटर नहीं करते, तो मैं इसको रिफ्यूज़ करता हूँ। वो रिफ्यूज़ कर सकते थे, कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ नहीं किया क्योंकि वो सादा आदमी था, जाट आदमी था, प्यार मोहब्बत करने वाला आदमी था, मोहब्बतें बाँटने वाला आदमी था। मोमेंट ये होता है कि जब कोई एक्टर परफॉर्म कर रहा होता है ना,
तो उसको एक एरिया दिया जाता है बिल्कुल। कि ये एरिया है, आपने इसके अंदर रहना है क्योंकि हमारा कैमरा ये फिक्स है, हमारा फ्रेम ये है। हाँ। लेकिन उस बंदे को जिस तरीके से वो खुल के परफॉर्म कर रहा होता था ना, मेरा ख्याल है उसके लिए कैमरे की बाउंड्री कोई नहीं होती थी, बेशक ऐसे कैमरा उनको फॉलो कर रहा होता था कैमरा पर क्योंकि वो तो अनएक्सपेक्टेडली काम करते थे ना। हाँ। कुछ पता नहीं धर्मेंद्र साहब ने किस वक्त कौन सा स्टेप ले लेना है, किस वक्त उन्होंने जंप लगा देनी है। सही है ऐसा देखे ना बरसों जो नेचुरल लोग होते हैं वो तो फिर परफॉर्म कर रहे होते हैं ना। अब मैं बात कर रहा था साइंटिफिक एक्टिंग की और मैथमेटिक्स। अच्छा है क्यों एक्सक्यूज मी, आपने मुझे वो शोले फिल्म का जो गाना है ना वो पहले मुझे ना थोड़ा सा गा के बता दें और उनकी एक्टिंग कैसे आपको पसंद आई, वो गाना कैसे बजाना वो थोड़ा सा। वो देखें वो बड़ा एवरग्रीन गाना है, वो हेमा मालिनी साहिबा के ऊपर और धर्मेंद्र साहब के ऊपर वो फिल्म पिक्चराइज हुआ शोले फिल्म के अंदर। हाँ क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से उनका चल रहा होता है, लव अफेयर चल रहा होता है फिर और धर्मेंद्र साहब उनसे मोहब्बत करते हैं हेमा मालिनी साहिबा से। और वो जैसे उनका एक एटीट्यूड दिखाया है हेमा मालिनी का, तांगे वाली बनी हुई है तो वो तांगे में जा रही होती हैं और धर्मेंद्र साहब और एक नीले रंग की पैंट शर्ट उन्होंने पहनी हुई है, दो साइकिल पे साथ साथ जा रहे हैं और वो गाना क्या खूबसूरत गाना है और धर्मेंद्र साहब ने क्या खूबसूरत परफॉर्म किया है दोस्तों उस गाने के अंदर। वो गाने के कुछ बोले, मुझे गाना तो नहीं आता, सुनाई मैं बोल सुना दे प्लीज। वो गाना है लेकिन आपने दोस्तों वो गाना सुनना ज़रूर है मेरे कहने पे। और जिस अंदाज से इस गाने को मैंने देखा, मैंने फील किया, उसी तरीके से आपने भी इस गाने को देखना और फील करना है। वो गाना था, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है, स्टेशन पे गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। अच्छा मुझे गाना नहीं आता दोस्तों, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मेरी फीलिंग थी, मैंने आपके सामने बयान कर दी क्योंकि धर्मेंद्र साहब की परफॉर्मेंस उस गाने के अंदर आप देखिए, वो उल्टा साइकिल चला रहे हैं, उसके अंदर उनके बाल ऐसे हवा के अंदर उड़ रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन देखिए, उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है कि उन्होंने मेकअप किया हुआ है या नहीं किया हुआ, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं, वो हीरो लग भी रहे हैं कि नहीं लग रहे, वो परफॉर्म कर रहे हैं। पर सब ये होता है एक्टर जो भूल जाए कि वो क्या है। सो देयरफॉर आई लाइक मिस्टर धर्मेंद्र साहब। और जब उनकी डेथ की मैंने खबर सुनी तो यकीन मानिए मुझे और भी सब ने दुनिया से चले जाना, हाँ जी लेकिन बिलीव मी धर्मेंद्र साहब की डेथ का मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ क्योंकि एक इतना बड़ा एसेट, हमने उनको बड़ी स्क्रीन पे तो नहीं देखा, हमने तो छोटी स्क्रीन पे देखा। मुझे लगता है कि जब वो पर्दे स्क्रीन पे आते होंगे ना सिनेमा हॉल के अंदर, तो यकीन मानिए स्क्रीन सज जाती होगी, क्योंकि छोटी स्क्रीन के ऊपर आपको वो देखने वाले का इतना बुरा हाल कर देते थे, इतना एंजॉय करते थे, तो बड़ी स्क्रीन के ऊपर वो क्या असर छोड़ते होंगे। तो बस अब ये थे धर्मेंद्र साहब। एक मैं बात आखिरी कहना चाहूँगा कि धर्मेंद्र साहब को बॉलीवुड इंडस्ट्री का ही मैन कहा जाता था। अब आप पूछे ही मैन क्यों कहा जाता था? हाँ ही मैन से क्या मुराद बट साहब उनको ही मैन इसलिए कहा जाता था जी कि धर्मेंद्र साहब वन एंड ओनली एक्टर थे जो बाकायदा तौर पे मर्दाना वजाहत वाले एक्टर थे बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर, और उनको ही मैन का खिताब मिला था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और हम मानी साहब के भी बहुत शुक्रगुजार हैं, इन्होंने कुछ हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक मौजू पे बातचीत होगी। अब मिलते हैं ब्रेक के बाद।